हाय एवरीवन। तो ग्लोबल बिहार मॉडल में आपका स्वागत है। और मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ 10th क्लास का फिजिक्स, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं से बिना बात किए बहुत कम समय में आपको मैं शुरुआत करता हूँ और सीधे मैं चैप्टर पर आता हूँ। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, बीच बीच में बताता रहूँगा आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आपको पढ़ना है ना। तो चलिए देखिए, 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश। इसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। बीच बीच में अंग्रेजी भी लिखता चलूंगा। इसको आप लोग भी क्या कीजिएगा, प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना दीजिएगा तो आपको सहारा मिलेगा एग्जाम के टाइम पर याद करने में, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब मान लिया जाए कि किसी वस्तु को देखना है, तो देखने की क्रिया होती कैसे है। मान लीजिए कि इसी रूम में बहुत सारी वस्तु रखे हुए हैं, है ना। तो देखने की क्रिया होती कैसे है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर आकर के टकराती है और उस वस्तु से टकराने के बाद वह प्रकाश जो है हमारी आंखों तक आती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश और आंखें एक दूसरे का क्या है कि पूरक है। प्रकाश और आंख एक दूसरे का क्या है, पूरक है। यही मान लिया जाए कि एक लाइट है, इस लाइट के सोर्स से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया गया है और यहाँ पे कोई आंख है ना। तो इससे टकरा करके यहाँ से प्रकाश चलने वाला इस वस्तु में पड़ता है और यहाँ से प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तब जाकर के वस्तु हमको दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, प्रकाश कहलाता है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा कि इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है। तो याद रखिएगा कि जिस भी मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है। इसको क्या कहा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है। अब प्रकाश की चाल की बात करते हैं। प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल, पहला निर्वात में, निर्वात के बाद जल में और जल के बाद कांच में। इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है कि होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये होता है आपका 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो गया जल में प्रकाश की चाल, और ये होगा आपका कांच में प्रकाश की चाल, है ना। तो प्रकाश से रिलेटेड इतना सारा टर्म है, इन सभी टर्म को क्या करना है, याद करना है, याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। अब प्रकाश से, सूर्य से प्रकाश निकलता क्यों है, तो याद रखिएगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करता है और उसके फलस्वरूप बहुत सारी ऊष्मा उत्सर्जित करता है और साथ में प्रकाश भी निकलता है ना। जिसके कारण इससे प्रकाश हमेशा निकलते रहता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, है ना। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में
गमन करती है। चलिए सही पॉइंट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो आता है लाइट ऑफ सोर्स, यानी प्रकाश की स्रोत। प्रकाश की स्रोत, प्रकाश की स्रोत। याद रखिएगा, प्रकाश की स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। ठीक है, कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएगा? वैसे वस्तुएं जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और उससे आपको प्रकाश प्राप्त होता है, तो उसको कहा जाएगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। यानी जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और उससे प्रकाश मिलता है, तो उसको कहा जाएगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। जैसे आप प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत में हो जाएगा सूर्य है, ठीक है, सूर्य हो गया, जुगनू हो गया और तारा हो गया। बहुत सारे ऐसे भी तारा है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। कृत्रिम स्रोत में आपका हो गया बल्ब, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एटीसी। इस तरह से बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे आपके वस्तुएं होंगे जो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत होंगे, जिसको मानव ने खुद से बनाया हो, मानव द्वारा खुद से निर्मित हो, उस प्रकाश के स्रोत को कहते हैं प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। क्या कहेंगे? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। चलिए आप देखिए, अब आता है वस्तु। प्रकाश के आधार पर वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है। वस्तु जो होती है, वस्तु दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप परिभाषा को लिख लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुएं जिसे खुद प्रकाश निकलता हो, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। यानी यहाँ पे हम अगर देखें तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मान लिया जाए एक खाट, ये आपका बगल में ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, ये सब के सब क्या है? इनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, नहीं निकलता है, तो इसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अब यही पर उदाहरण है आपका सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, तारा हो गया, इसके बाद बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। ये सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, इनसे प्रकाश निकलता है, तो इसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। चलिए देखिए, प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण में आपका क्या क्या हो गया? वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया और टॉर्च हो गया। और दुनिया की वे तमाम वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। उसको क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग एक प्रॉपर वीडियो को रोक करके बीच बीच में जो मैं बोलता हूँ उसका नोट्स बनाते जाइएगा। इसके बाद आता है पारदर्शी वस्तु में माध्यम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पारदर्शी माध्यम, दूसरा हो गया अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा हो गया पारभासी माध्यम। तो याद रखिएगा कि जो माध्यम होता है आपका तीन प्रकार के होता है। माध्यम कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के होता है।
एक होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है पारभासी माध्यम। अब आता है पारदर्शी माध्यम किसको कहेंगे। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जो मैं बोलता हूँ उसको लिखिएगा और लिख करके याद कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, पारदर्शी माध्यम वैसे माध्यम जिससे सूर्य का प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह को पार कर जाता है उसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। या ऐसे वैसे वस्तुएं जिसके एक छोर से दूसरे छोर को हम लोग आसानी से देख सकते हैं या सूर्य का प्रकाश उससे होकर के पास कर सकता है, तो उसको कहेंगे पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, शीशा, कांच हो गया, शीशा हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ये आपका पारदर्शी माध्यम हो गया। अपारदर्शी माध्यम वैसे वस्तुएं जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तो उसको कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम। जैसे हो गया आपका दीवार, दीवार को पार करके सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता है, या दीवार के एक साइड से दूसरे साइड हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये आपका हो गया क्या, अपारदर्शी माध्यम। अब आता है पारभासी माध्यम। अब क्या आता है, पारभासी माध्यम। तो याद रखिएगा, वैसे वस्तुएं जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश का कुछ भाग पास कर जाता है और कुछ भाग वो जो होता है ऑब्जर्व हो जाता है, अवशोषित हो जाता है या नहीं पार कर पाता है, तो उसको कहते हैं पारभासी माध्यम। इसको कहते हैं पारभासी माध्यम। जैसे घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, और क्या होता है, घिसा हुआ कांच, और इसके बाद तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। तो ध्यान रखिएगा, इस सब एग्जाम में परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। अब प्रकाश, तो प्रकाश में आता है किरण। तो याद रखिएगा, प्रकाश के गमन पथ को हम लोग किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है उसके गमन पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश जा रहा है, जिस रास्ते से होकर के जा रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किरण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ को, यानी जिस रास्ते से होकर प्रकाश जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक टर्म आता है किरण पुंज, किरण पुंज। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए देखिए, किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो चलिए किरण पुंज, किरण पुंज पहला संश्रित, संश्रित किरण पुंज, किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। गैस लगा हुआ है उसका मतलब हुआ है किरण पुंज, किरण पुंज। संश्रित को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज, इसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए देखिए, किसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, किसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे और किसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, इसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसको कहेंगे अभिसारी
अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए ध्यान दीजिए, वैसे किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती नजर आए, है ना, तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब देखिए एक होता है समांतर किरण पुंज। तो देखिए ध्यान दीजिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर हो, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर हो, इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो इस तरह से फिगर बना हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स के रूप में बनाते जाइएगा। यह आपका हो गया। ऐसे फिगर भी देख करके डिफाइन कर सकते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, इकट्ठा होती है, तो इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैल जाती है, तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, प्रकाश की बात हम लोग कर लिए, है ना, प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु की बात कर लिए, प्रकाश के माध्यम की बात कर लिए, इसके बाद हो गया किरण पुंज की बात कर लिए। तो इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन। तो याद रखिएगा, किसी सतह पर पड़कर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरणों को किसी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब मान लिया जाए कि आपका कोई ऐसा सतह है जो प्रकाश की किरणों को रोकता है, तो इस माध्यम से प्रकाश आती है और पुनः उसी माध्यम क्या होती है? लौट जाती है। तो इसको कहते हैं प्रकाश का उस माध्यम में लौट जाना, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको आप पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा तो भी आपसे पूरा हो जाएगा। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ये दो नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो किरण है
जो किसी सतह पर आकर के पड़ रही है परावर्तक सतह पर, उसको इसी को बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और याद रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये कहलाता है अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, आपतन कोण, आपतन कोण यही से परिभाषा आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आपतन कोण जिसको हम लोग सूचित करते हैं आई से, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण। और देखिए आर है ना, इसको आर से सूचित किया जाता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। इधर ही आपका हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो यहीं से सब परिभाषा लिख लीजिएगा, वीडियो में सब मिल जाएगा। वीडियो को रोक रोक करके लिखिएगा परिभाषा। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना। या इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से आपको मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अगले वीडियो में वीडियो का लेंथ लंबा होता जा रहा है।